Hey everyone, today I'm going to talk about CSR, the Corporate Social Responsibility, जो सेक्शन 135 में दिया हुआ है ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी नई चीज़ें आई हुई हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं और एक ऑल ओवर रिविजन भी हो जाएगा कि CSR में होता क्या है और करते क्या है। ठीक है, ये CA, CS, CMA सब में रहता है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 135 ये एप्लीकेबल किसको होता है? It is applicable on all companies and वो companies that each company which passes a threshold limit, कोई 3 threshold limits दी हुई हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होगा। वो threshold limits क्रॉस करते ही CSR आप पे applicable। So अगर इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हम 3 चीज़ें चेक करते हैं, एक है नेटवर्थ, एक है टर्नओवर और एक है नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पे CSR एप्लीकेबल हो जाएगा, और टर्नओवर इज़ मोर दैन 1000 करोड़ तो आप पे CSR एप्लीकेबल हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट इज़ मोर दैन 5 करोड़। इन तीनों में से कुछ भी एक सेटिस्फाई हो जाता है तो CSR आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब CSR के प्रोविजंस क्या हैं वो देख लेते हैं। इफ़ इन अ ईयर CSR बिकम्स एप्लीकेबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज थ्रेशोल्ड लिमिट्स, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली इफ़ द थ्रेशोल्ड इज़ नॉट क्रॉस्ड, लेट से एक साल में आपका इनमें से कुछ एक क्रॉस हो गया बट तो आपको CSR एप्लीकेबल हो गया, फिर अगले साल आपने नहीं वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया, देन क्या करना होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। Still it has to fulfill, the company has to fulfill the CSR obligations for the subsequent 3 financial years even if no criteria is fulfilled। मतलब कि 3 financial years तक तब भी आपको अपना CSR का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने पड़ेंगे सारे के सारे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा उससे। इफ़ एक्स लिमिटेड क्रॉसेस नेट प्रॉफिट लिमिट इन द ईयर 2001, नेट प्रॉफिट लिमिट है 5 करोड़, तो इसने अगर नेट प्रॉफिट की लिमिट 2001 में क्रॉस कर दी तो CSR इस पर एप्लीकेबल हो गया। बट इन द ईयर 2002 नो लिमिट इज़ क्रॉस्ड, तो ऐसा नहीं है कि अब ये इसको CSR में कुछ नहीं करना पड़ेगा। CSR में करना पड़ेगा इसको फॉलो। क्यों? It has to discharge CSR obligations by spending 2%, at least 2% of its average 3 years net profit, starting from 2002, 3 and 4. It cannot stop spending on the CSR activities. You cannot. आपको 3 next financial years तक भी अपना obligation fulfill करना ही पड़ेगा। अगर एक बार आपके ऊपर CSR आ गया मतलब आने वाले 3 साल तक भी करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ हो या ना हुआ हो, बस। तो इस पॉइंट में यही था। अब नेक्स्ट, इफ़ अ कंपनी हैज़ नॉट completed 3 years since incorporation but limit of threshold has been crossed, let's say कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है 1-2 साल, उसके जैसे ये इनकॉर्पोरेट हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, बट उसने कोई भी 3 थ्रेशोल्ड लिमिट्स, वही नेट प्रॉफिट, टर्नओवर या नेटवर्थ में से कुछ भी एक क्रॉस कर लिया, तो उसके ऊपर तब भी CSR एप्लीकेबल हो जाएगा ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ जितने भी साल उसको इनकॉर्पोरेट हुए हों। अगर 2 साल हुए तो 2 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लो, बस ये होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट्स, इफ़ द थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ क्रॉस्ड देन यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट द CSR कमेटी, ठीक है। CSR कमेटी तब आपको बननी है, जो कमेटी होगी वो बहुत कुछ डिसाइड करती है। अब उसको देखते हैं हम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ CSR एक्सपेंडिचर, आप अपना CSR आपके ऊपर अब एप्लीकेबल हो गया एज अ कंपनी, तो अब आप क्या करोगे? अपना एवरेज 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट निकालोगे, उसका 2% कैलकुलेट करोगे, ठीक है। वो होता है CSR का एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर मतलब वो बजट जो आपको अच्छी एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है, भलाई करनी है आपको सोसाइटी की, ठीक है। अब वो जो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया है, इफ़ इट इज़ नॉट मोर दैन 50 लाख रुपीज़ देन देर इज़ नो नीड टू कॉन्स्टिट्यूट द CSR कमेटी। तब CSR कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब आप ऐसे ही अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके वो CSR एक्सपेंडिचर फुलफ़िल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अनस्पेंट CSR अमाउंट। अब हमने देख लिया कि क्या लिमिट होती है 135 के अंदर।
जिससे आप एप्लीकेबल हो जाता है आपके ऊपर CSR। और अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो आने वाले 3 इयर्स तक भी उसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा और CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। और अगर 50 लाख से कम है तो कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अनस्पेंड CSR अमाउंट का क्या मतलब होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ़ आउट ऑफ ₹100 70 इज़ स्पेंट एज योर एक्सपेंडिचर। आपने कोई हेल्थ की एक्टिविटी उठा ली, आपने हॉस्पिटल्स को कोई डोनेशंस दे दिए, 100 में से 70 आपने डोनेट कर दिए। अब ये जो अनस्पेंड बचा हुआ ₹30 आपका जो बचा हुआ है, अब इसका आपको क्या करना है? ये आपका प्रॉफिट नहीं बन जाता है कंपनी का, ये आपने जिस भलाई के काम के लिए निकाला है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से आपने इसको निकाला है एज एक्सपेंडिचर, तो ये इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट। सेपरेट अकाउंट एक आपको बनाना होगा जिसका नाम होगा अनस्पेंड CSR अकाउंट, और वो उस साल के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा। और ये अगर आपने नहीं ओपन किया तो बहुत बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है आप पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। ये जो ₹30 का एक्स्ट्रा बचा है ना अनस्पेंड अमाउंट, इसको प्रॉफिट नहीं समझना। ये प्रॉफिट है ही नहीं, आपने जिस काम के लिए इसको निकाला है CSR, तो आपको उसी के लिए इसको यूज़ करना है। अगर ये अनस्पेंड भी है तो आपको इसका एक अकाउंट खोलना पड़ेगा उस साल के लिए, अनस्पेंड CSR अकाउंट, बस। एंड ट्रांसफ़र कब करना है? विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वरना सीरियस पेनल्टीज़ लगती हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च लेट्स से 2023 में क्लोज़ हुआ, तो इसके विदिन 30 डेज़ आपको ये, यानी कि 31 मार्च 31 अप्रैल, उससे पहले आपको उसको ये जो अनस्पेंड अमाउंट है इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वरना ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट और कंपनी पर लाइबिलिटी लगती है। अब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये अकाउंट फिर कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा और इसको डिस्क्लोज़ भी करना पड़ेगा अपने एनुअल रिपोर्ट में, और CSR रिपोर्ट भी बनती है उसमें भी डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि इतना हमने एक्सपेंडिचर निकाला था, उसमें से इतना बच गया तो हमने एक अकाउंट बना के उसमें डाल दिया, ठीक है। इफ़ now this unspent amount of ₹30 has to be spent within 3 financial years। अब आपको जो सेक्शन 135 है आपको 3 साल का टाइम दे रहा है। जो ₹30 आपके बचे हुए हैं इसको आप 3 साल के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट्स में कहीं भी यूज़ कर लो। ये आपका प्रॉफिट तो है नहीं, तो आप वापस कंपनी में इसको प्लाउ बैक नहीं करोगे, तो इसको आने वाले 3 साल में यूज़ कर लो, वरना जो अनस्पेंट अकाउंट आपने खोल रखा है इट विल ऑल गो टू IEPF, मतलब इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पूरा चला जाएगा। 3 साल का आपको टाइम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Just by setting aside or earmarking some amount of as CSR expenditure, मतलब हमने थोड़ी सी अमाउंट बस हमने ईयरमार्क कर ली मतलब हमने से एक एस्टिमेट बना लिया कि हमें ₹100 का CSR एक्सपेंडिचर लगेगा, ठीक है। हमने सिर्फ उसका एक एस्टिमेट बना लिया है, ऊपर से अभी तक हमने उसको किया ही नहीं है स्पेंड, हमने बस एक ऐसे बुक्स में दिखा दिया है, या फिर हमने अभी तक सिर्फ एक ओरली एक ऐसे बना लिया है। तो कंपनी कैन नॉट क्लेम दैट एक्सपेंडिचर, यू हैव टू एक्चुअली स्पेंड दैट अमाउंट। स्पेंड होने के बाद का जो अमाउंट है वो आप क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज आपने दिखा दिया 100 पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें कुछ अनस्पेंड अमाउंट भी होगा, राइट। तो आप सिर्फ जितना स्पेंड किया है उतना ही एज अ कंपनी क्लेम कर सकते हो एक्सपेंडिचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो CSR एक्सपेंडिचर एक्टिविटी है इट मस्ट बी अंडरटेकन इन इंडिया ओनली। आप कुछ भी काम कर रहे हो CSR के नाम पे, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट, ये सब इंडियन टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए। इंडिया का भला करो पहले, फिर बाहर जाओ। तो अभी आपको सिर्फ इंडिया का भला करना है। प्लस इट शुड नॉट बी फॉर पर्सनल बेनिफिट। ये नहीं कि डायरेक्टर्स ने अपने ही सोचा कि पहले तो हम ही गरीब हैं, पहले हम ही पैसा ले लेते हैं, खुद को दे देते हैं, उसके बाद तो दुनिया का भला होता ही रहेगा, ऐसा नहीं करना है। पहले इंडिया, आपको विद इन इंडिया स्पेंड करना है, और आपको अपने पर्सनल बेनिफिट्स में अपने घर पे AC लगवा लिए, वो सब काम कुछ नहीं करना, बहुत गलत है वो। और अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट भी नहीं देने कि अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दिया। आप सोचो कि एम्प्लॉयज़ भी तो इंसान ही होते हैं, उनका भला होगा, नहीं, वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपके एम्प्लॉयज़ हों, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो भी है वो हम सही नहीं मानते। आपको बस सोसाइटी का भला करना है, तो नो, पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय को नहीं देना है। एंड कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को देने लग जाओगे तो फिर तो हो चुका काम, तब तो दुनिया का कोई इन्वायरमेंट का और इन सबको कोई भला होगा ही नहीं। सो ये देखो,
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब कि अब आप जो CSR एक्टिविटी करोगे, पूरे कमेटी बनाओगे और जो लोगों से प्लानिंग पॉलिसी बनवाओगे, तो उन सब के लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब कि CSR करने के लिए जो हमें एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। तो ये जो आपके एक्सपेंसेस हैं ये 5% और जो आपका बजट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका बजट 100 आया है तो 5 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके एक्सपेंसेस, वरना तो एक्सपेंसेस के नाम पे ही पूरा बजट ये लोग खा जाएंगे कि अरे डायरेक्टर्स ही CSR कमेटी में हैं और बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं बेचारे, तो कम से कम उनको आधा बजट का वैसा तो दे ही दिया जाए। नहीं, 5% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, सरप्लस। लेट्स से आपने कोई बहुत भला काम किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी एक्टिविटी में, उसमें आपको कुछ सरप्लस मिला है, आपको कुछ जितना आपने पैसा है तो डाला था उसमें से थोड़ा पैसा आपको वापस आ गया, जो भी फॉर्म है, इट इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। वो प्रॉफिट होता ही नहीं है, ठीक है। जिस भले काम के लिए निकाला है, अगर उससे कुछ पैसा आया है तो आपको उसको क्या करना है। सरप्लस जो है उसके सिर्फ 2 ऑप्शन हैं आपके पास, ईदर यू हैव टू प्लाउ इट बैक इन द सेम प्रोजेक्ट। आपने हेल्थ केयर एक्टिविटी के लिए कोई काम किया, उसमें आपको सरप्लस बना तो उसको वापस उसी में डाल दो, प्लाउ इट बैक, वापस उसी प्रोजेक्ट में डाल दो और भला करो, ठीक है। या फिर उसको अनस्पेंड CSR अकाउंट में ही डाल दो। एक तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो भी जाता है और अगर कुछ एक्स्ट्रा बना है तो वो भी डाल दो। और जब हम अनस्पेंड CSR अकाउंट में कोई अमाउंट डालते हैं तो हमें 3 साल का हमारे पास टाइम होता है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, और विदिन 30 डेज़ हमें ये ट्रांसफ़र भी करना होता है अमाउंट। याद होगा, अभी हमने पढ़ा है जस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेस अनस्पेंट। एक्सेस स्पेंड, ओके, लेट्स से आपको मिनिमम 2% तो स्पेंड करना ही है, ये लिखा है उसमें लॉ में, सेक्शन 135 में मिनिमम। तो आप तो मोस्टली सब कंपनीज मिनिमम पे ही चिपकी रहती हैं कि चलो यार मिनिमम ही तो करना है, इतना कर ही देते हैं 2%, इससे ज़्यादा कोई करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन जो कोई बहुत अच्छी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा, वो बहुत भली कंपनी है, तो टाटा ने कहा कि नहीं, हम 20% स्पेंड करेंगे, जो भी हमारा एवरेज 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट है हम उसका 20% स्पेंड करेंगे। ओ माय गॉड, इतना सारा। तो ये अगर कोई भी कंपनी एक्सेस स्पेंड कर रही है, 2% मिनिमम करना होता है। लेट्स से CSR एक्सपेंडिचर आपका 100 बनता है मिनिमम, आपने लेकिन 130 स्पेंड कर दिया, इतने महान हुआ आप, ठीक है। तो ये जो एक्सेस है 30 रुपये का, ये भी अब आपको क्या होगा, इट इज़ अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब आप नेक्स्ट ईयर जो भी आपका एक्सपेंडिचर बनता है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर भी आपका 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर बन रहा है, तो आप उसमें से इतना कैरी फॉरवर्ड करके इतना माइनस कर सकते हो 30, तो आपको सिर्फ 70 का ही एक्सपेंडिचर निकालना होगा, ठीक है। मतलब एवरेज नेट प्रॉफिट का इतना ईयर। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप अगर ज़्यादा स्पेंड करोगे तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसको, और यू कैन जस्ट एडजस्ट इट अगेंस्ट द फ्यूचर ऑब्लिगेशन। वही चीज़ है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन तो आपको होना ही है। एक बार CSR एप्लीकेबल हो गया 3 साल तक तो एप्लीकेबल होता ही है फिर, तो ये इसमें है। और बट ओनली अप टू इमीडिएट सक्सीडिंग 3 ईयर्स, बस 3 फाइनेंशियल ईयर्स के आगे तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बस उसके बाद ये चला जाएगा अपना IEPF में। रिमेनिंग एक्सेस विल लैप्स एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेस शैल नॉट इंक्लूड सरप्लस फ्रॉम CSR एक्टिविटीज़। मतलब कि जो आपने 2% मिनिमम आपको स्पेंड करना था, आपने उसमें से 5% स्पेंड किया, तो एक्सेस कितना हो गया 3। लेकिन अगर आपको कोई इस एक्टिविटी में से कोई सरप्लस बना है तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, एंड बोर्ड हैज़ टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इन केस अगर बोर्ड कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड को, या एक्सेस स्पेंड करना चाहता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंपनी कैन डिसाइड नॉट टू कैरी इट फॉरवर्ड। कंपनी की मर्जी, कैरी फॉरवर्ड करना है तो करो, वरना 3 साल का तो टाइम है ही। एंड ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस, या तो एक्सपेंस की तरह क्लेम कर लो या फिर कैरी फॉरवर्ड कर लो, बस। सो दैट वाज इट, एंड आई होप ये बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। एंड यही काफ़ी सारे अपडेट्स आए थे, और यही सारी डिटेल्स हमें जो होती है, हमारी CSR रिपोर्ट एक होती है, वो एक एनुअल रिपोर्ट होती है। CSR रिपोर्ट में यही सारी डिटेल्स हमें डालनी होती हैं कि क्या पॉलिसी बनी, CSR कमेटी में कौन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना स्पेंड किया, कितना अनस्पेंड किया, वही सब डिटेल्स। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बताना अगर कोई और टॉपिक पे अगर जानना हो तो। थैंक यू।